समंदर में लगती आग, विध्वंस होती बहुमंजिला इमारतें, धुएं से भरे शहर, मानवता करा रही है, मानवता चिल्ला रही है। युद्धों में कोई नहीं जीतता, कोई नहीं हारता, अगर हारती है तो सिर्फ मानवता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं हरीश चोपड़ा। रमजान का महीना इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन हो क्या रहा है? रमजान के महीने में महायुद्ध छिड़े हुए हैं, कत्लो गारत मची हुई है। चाहे हम बात करें अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध की, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जबरदस्त संघर्ष की। समंदर में लगती आग, विध्वंस होती बहुमंजिला इमारतें, धुएं से भरे शहर, मानवता करा रही है, मानवता चिल्ला रही है। युद्धों में कोई नहीं जीतता, कोई नहीं हारता, अगर हारती है तो सिर्फ मानवता। आज का पॉडकास्ट का विषय हमारा यही है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व चांसलर और भारत रत्न मौलाना आज़ाद के वंशज फिरोज बख्त अहमद जी। फिरोज जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि रमज़ान के दिनों में इतनी हत्याएं, इतना विध्वंस, क्या अरब जगत या मुस्लिम जगत जिसे हम कहते हैं, इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास नहीं कर सकता था? देखिए हरीश साहब, फॉर अ स्टार्ट सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पंजाब केसरी, जो कि हर दिल अजीज़ और बहुत ही वाइडली सर्कुलेटेड हिंदी बेल्ट क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अखबार है। अब आपका जो सवाल है बहुत सेंसिटिव सवाल है कि रमज़ान के महीने में हम गोलाबारी देख रहे हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पहले भी मिडल ईस्ट में कहीं भी लड़ाई होती थी तो अगर कोई मुस्लिम कंट्री हुआ करता था तो ये होता था कि भाई रमज़ान का महीना है, ये पवित्र महीना है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, तो इसमें सीज़ फायर रहना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मगर हम क्या देख रहे हैं, रमज़ान के महीने में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, अमेरिका ने ईरान पे 28 फरवरी को अटैक कर दिया, उधर पाकिस्तान ने भी कल परसों में 400 लोगों को हॉस्पिटल में मार दिया। ये हो क्या रहा है? आप कहते हैं रमज़ान पवित्र महीना है, पवित्र महीने में क्या हो रहा है? ठीक है, और ये बड़ी अफ़सोस की बात है, बहुत ही अफ़सोस की बात है। यानी कहो कुछ और करो कुछ। तो हम तो देखिए, हम भी एक धर्म की बात करें तो हम भी एक मुसलमान हैं। हमें बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है जब रमज़ान के अंदर इस तरह की हरकतें होती हैं कि किसी का खून किया जाता है, किसी गले पे छुरी फेरी जाती है। ये जो भी करे बिल्कुल गलत है। जी हरीश भाई। फिरोज भाई, महायुद्ध जो है वो अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है, जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, सीमित युद्ध होगा, लेकिन युद्ध अपना विस्तार पाता जा रहा है। खाड़ी देश तभी आवाज़ उठाते हैं जब युद्ध की तपिश उन तक पहुंची। खाड़ी देश खामोश क्यों रहे? क्या वो अमेरिका के दबाव में थे? जी हरीश जी, देखिए ऐसा है, आपने बात करी, खाड़ी देशों की बात करी, और दूसरे ये कि इसमें अमेरिका का भी ज़िक्र है। और ये जो युद्ध है, मैं आपको बताऊं, ये इसका कोई पर्पज़ नहीं है, बेसिर पैर का युद्ध है जो कि दोनों लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो, ईरान हो, या मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज़ हों जो उसमें मुलविस हैं, क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं है। वैसे आमतौर से ये भी कहा जाता है कि इसका मकसद अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ का जो तेल है उसके ऊपर कब्ज़ा करने का है। देखिए, मैं थोड़ा-सा, शायद मुझे वक़्त ज़्यादा लग जाए क्योंकि आपने कहा था ब्रीफ रहिए जवाबों में। मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका की जो 30-40 बेसेस हैं इन तमाम मिडल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज़ में, तकरीबन 56-57 कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, और ज़्यादातर यहीं मिडल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में, सब जगह बेसेस बना रखी है।
बेसिस भाई क्यों बना रखी हैं? एक अमेरिका की एक चौधराहट है। देखिए मोहल्ले में क्या होता है, अगर कोई हट्टा-कट्टा बंदा है और वो बजाय इसके किसी किसी कमज़ोर की मदद करे, लेडीज़ की मदद करे, बच्चों की मदद करे, वो जब दादागिरी पे आता है तो मारपीट शुरू कर देता है, बजाय इसके मदद करने के। तो वो जो दादागिरी है, जो एक तरह का हिटलरवाद है, अमेरिका उसी से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। अमेरिका अपने को सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क कहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके आगे कोई पूरी दुनिया नहीं टिक सकती अगर सामने आ जाए। लेकिन इसमें अफ़सोस की बात ये है कि अमेरिका को चाहिए कि जो भूखे नंगे लोग हैं, अफ़्रीका में इतने सारे लोग हैं, ठीक है? बांग्लादेश में भी कुछ काफ़ी हद तक हैं और वहाँ बर्मा में हैं, काफ़ी लोग हैं, रोहिंग्या हैं वहाँ, आप उनको खाना दीजिए, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम कीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, तब तो समझ में आता है। तब तो लगता है कि हाँ भाई, आप दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति हैं। लेकिन ये मारा-मारी, जैसे मादुरो को उठा के ले गए रातों-रात, कब्ज़ा करना, अब कह रहे हैं कि जी हम दूसरे जो देश हैं, उन पे भी हमला करके ले लेंगे, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो या कोई दूसरा देश हो। तो मेरे ख़्याल से ये कुछ अच्छी ज़हनियत, अच्छी मानसिकता नहीं है। अच्छा, एक एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि अगर ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ईरान की संप्रभुता का पूरी तरह से उन्होंने उल्लंघन किया है, वो चाहते हैं कि उनका ही एक वर्ल्ड ऑर्डर चले। लेकिन क्या ईरान का हूती या शिया मिलिशिया या लेबनान या फिर कुछ अन्य देशों को, चाहे वो हम बात करें किसी की भी, ऐसे आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करना क्या जायज़ है? नहीं, आपका सवाल सबसे पहले कहूँगा ये सबसे ज़्यादा जायज़ सवाल है। देखिए हरीश भाई, क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान हूतीज़ को सपोर्ट कर रहा है, अल अंसार को सपोर्ट कर रहा है, हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट कर हाँ, रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान इस में। तरह की जो ये प्रॉक्सीज़ हैं, प्रॉक्सीज़ जी। ऑफ टेरर जिनको कहा जाता है अमेरिका में। देखिए आतंकवाद तो कहीं भी हो, रिलीजन के ताल्लुक से हो, रीजन के ताल्लुक से हो, किसी मानसिकता के ताल्लुक से हो, आतंकवाद तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, ठीक है? तो ईरान, देखो आतंकवाद को हम इफ्स एंड बट्स में जस्टिफाई नहीं कर सकते। ईरान क्या कहता है, हम इनको इसलिए दे रहे हैं ये तमाम हथियार कि इसराइल जो है 75 साल से अरब नेशंस पे, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे मिस्र हो, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उन पे हमला करता चला जा रहा है। जी। वो उसकी जस्टिफिकेशन है, ठीक है? इनकी भी जस्टिफिकेशन है। तो युद्ध तो देखिए ऊपर वाले ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे अल्लाह हो, ठीक है, या जीसस क्राइस्ट हों या गुरु नानक हों, उनका उनका मैसेज क्या है तमाम इंसानियत के लिए कि तमाम बंदे जो हैं किसी भी धर्म के हों, धर्म तो देखिए एक ही होता है। आप जो भी धर्म मानते हैं, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है, सारे धर्म इंसानियत हैं। लेकिन उसने ये कहा है कि एक-दूसरे की मदद करो, एक-दूसरे की गर्दनें ना काटो, एक-दूसरे को दुःख ना पहुँचाओ। तो ये आपकी बात ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हाँ, ईरान की तरफ से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। ना मैं अमेरिका को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ईरान को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। मैं तो एक आम बाशिंदा हूँ, छोटा-सा एक दुनिया का बाशिंदा 800 करोड़ में से एक, और मैं चाहता हूँ कि हम सब पीसफुली आराम से रहें। तो मेरा मैसेज तो तमाम बंदों को यही है कि मतलब एक छोटा-सा शेर है कि 2 लाइनें हैं कि मुझको सुकून मिलता है मेरी अज़ान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। अज़ान भी प्यारी, गीता भी प्यारी, किस बात का झगड़ा? है ना? एक और पंजाबी की कहावत है, शायद आपको याद होगी जी। कि ई राम रहीम ते अल्लाह की, गा गाल समझ ली ते रौला की। सब एक है, काहे का झगड़ा-फसाद? तो ये बड़े लोगों को समझना चाहिए। अमेरिका जैसे हो गया, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, इस्लामी देशों में ये चल रहा है कि कौन नंबर 1 है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब, ईरान है। ईरान बहुत पुरानी उसकी जो है सभ्यता है, हज़ारों साल पुरानी है, इन सबको आपस में मिल के रहना चाहिए। अब भारत में खामेनेई की मौत के बाद बहुत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। बहुत जगह प्रदर्शन हुए, जम्मू कश्मीर में भी हुए, बरेली में भी हुए, लखनऊ में भी हुए। तो भारत में जो प्रतिक्रिया हुई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा डाइसी सवाल है आपका। एक तो जो भारत की एजेंसीज़ हैं, कह सकती हैं कि भई आपका मिडल ईस्ट से, ईरान से क्या लेना-देना? हिंदुस्तान में रह रहे हो,
जी। शिया हो चाहे सुन्नी हो, चाहे किसी भी सेक्ट के हो, जैसे कहा जाता है कि 72 सेक्ट हैं, हिंदुस्तान में आप रह रहे हो, फल-फूल रहे हो, तो हिंदुस्तान की बात करो, फॉरगेट ऑल दिस ईरान, तुरान, मिडल ईस्ट, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुए, देखिए ख़ामेनेई साहब की शहादत के बाद, मैं मृत्यु नहीं कहूँगा, शहादत, इसलिए कि मैं सभी धर्म गुरुओं की इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो कोई भी हों, ठीक है? मैं श्री राम को उनको मतलब श्री राम नहीं कहता सिर्फ़, जी। मैं उनको कहता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मैं श्री कृष्णा को सिर्फ़ कृष्णा जी नहीं बोलता, मैं इज़्ज़त करता हूँ बेतहाशा उनकी, मैं उनको कहता हूँ योगी पुरुष श्री कृष्णा, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। उसी तरह से एक बहुत बड़े मज़हबी पेशवा थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनेई साहब, तो ख़ामेनेई साहब जो थे, शियाओं के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। जैसे ऐसा कहा जाता है, इस पे भी कई लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं, राय हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी, उसी तरह की शहादत रमज़ान के महीने में कि जब वो रोज़ा रखे हुए थे, अपने ऑफ़िसर्स के साथ बैठे हुए थे, वो 30-40 जहाज़ों ने आके बमबारी कर दी, तो वो सिर्फ़ शियाओं के नहीं बल्कि मुसलमानों के भी बहुत बड़े वो एक तरह से स्पिरिचुअल लीडर थे। इसी वजह से पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुए। लेकिन भारत की मैं तारीफ़ करूँगा, कहीं किसी प्रोटेस्ट में किसी भी सरकार ने कोई रुकावट नहीं डाली, क्योंकि हमारे यहाँ मज़हब की और मज़हबी भावनाओं की बेतहाशा इज़्ज़त की जाती है और ये बहुत ही पीसफुली तरीके से हो गया। अच्छा, युद्ध के 1 हफ्ते तक भारत सरकार जो है वो खामोश रही, बहुत सारे सवाल भी उठे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार ईरान के नेतृत्व से संपर्क बनाए रखा, विदेश मंत्री से भी बात हुई, राष्ट्रपति से भी बातचीत हुई। भारत और ईरान के संबंध कोई छिपे हुए है नहीं है। चाबहार बंदरगाह के ज़रिए हम अपने आगे व्यापार के मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, बहुत प्राचीन और सांस्कृतिक संबंध भी रहे भारत और ईरान में। क्या ये एक रणनीतिक कदम था, खामोशी? क्योंकि अब जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हमारे जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जो जहाज फंसे हुए थे वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, बातचीत भी आगे बढ़ रही है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, इस पे मैं आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी दुनिया देखी है आपने हरीश चोपड़ा साहब, और थोड़ी बहुत दुनिया हमने भी देखी है। मैं कोई लाग लपेट करके इस सवाल का जवाब नहीं दूँगा। देखिए, आपने ये पूछा है कि भारत ने अपने 5 दिन बाद या जो भी दिनों की संख्या रही हो, उसके बाद इरानियन एम्बेसी में मिश्रा जी ने जाकर वहाँ कंडोलेंस बुक साइन करी। जी। इतना टाइम क्यों लिया? इसमें मेरी ज़ाती राय, देखिए भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। भारत को चलाना कोई गुड़िया-गुड्डे का खेल नहीं है, और इसका जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो भी, उसको भी पता है कि हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है। हिंदुस्तान एक विश्व गुरु के स्थान पर है आज की तारीख में। कुछ लोग कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है, ये सब है। हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है, तारीख़ी विश्व गुरु है। लिहाज़ा मेरी इसमें राय ये है कि पहले ही दिन जब उनकी शहादत हुई थी, उनको बम से उड़ा दिया था, परखच्चे उड़ा दिए थे अमेरिका के बॉम्बर्स ने, तो मेरा ख़्याल ये था कि भारत को उसी दिन फर्स्ट डे जो है कंडोलेंस का मैसेज उनके बारे में भी देना चाहिए था, और जो 165 जो बच्चियां थीं, स्कूल की बच्चियां, प्राइमरी स्कूल की, उनके ताल्लुक़ से भी व्यक्त करना चाहिए था शोक का एक कोई मैसेज। और जो जहाज़ ईरान का डूबा है, हमारे यहाँ उसके जो वो थे, श्रीलंका के पास। हाँ, नेवी हाँ, के वो जो युद्धाभ्यास के बाद ही आ हाँ, रहा था। युद्धाभ्यास के बाद आ रहा था, अमेरिका ने उसको वहाँ डुबो दिया। मेरे ख़्याल से एक ये भावनाओं का मामला होता है, और वज़ीर-ए-आज़म आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, और पंजाब केसरी तो मुझे बताया था वज़ीर-ए-आज़म ने कि 30-40 अखबार मेरी टेबल पे आते हैं, सबसे पहले पंजाब केसरी उठा के देखता हूँ। पूछा नहीं मैंने क्यों, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी। तो मैं उनसे यही चाह रहा था कि वो पहले ही दिन थोड़ा-सा शोक की जो भावना है व्यक्त कर देते। एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के सभी उनको मानते हैं, और जो बच्चियों का तो ये अच्छा रहता। ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त है। आप याद रखिए, ईरान जो तेल देता है भारत को, रुपयों में देता है, डॉलर में नहीं देता है, ठीक है? और 1994 की बात है, सारे ये ओआईसी अगेंस्ट हो गए थे जब कश्मीर का कोई मसला उठा था कि कश्मीर में जो इंसानी जो राइट्स हैं, उनकी पामाली हो रही है।
उनको तोड़ा जा रहा है, तो ईरान ने अकेला मुस्लिम देश था जो भारत का साथ दिया था। हमारी जो दोस्ती है 5-6 हज़ार साल पुरानी है, उतनी हमारी सभ्यता भी जी, जी। पुरानी है। तो उसमें और अभी देखिए, आपने कहा कि ईरान ने बड़ा दिल करके, बावजूद इसके कि ईरानियों का दिल दुखा हुआ था कि मतलब युद्ध से 2 दिन पहले उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब के साथ बैठे थे। ये देखिए कूटनीति के मामलात होते हैं, ये जियोपॉलिटिक्स के मामलात होते हैं। ठीक है, शुरू से ही इसराइल से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, अमेरिका से भी हैं। अच्छा, विध्वंस के बीच एक बहुत बड़ा मसला सामने आ गया है। जो युद्ध तेल को लेकर के शुरू हुआ था, आज आज की वर्तमान स्थिति ये है कि वो गैस तक पहुंच गया है। यूरोप जो है वो गैस के बिना चल नहीं सकता। कतर सबसे बड़ा गैस का सप्लायर है, अज़रबैजान है। हम्म। और हालांकि वो अपना काफ़ी जो है जो पहले रूस से भी आती थी, अब रूस पर पाबंदियां लगाए जाने के बाद अब गैस का जो इजराइल ने ईरान के बहुत बड़े गैस जो प्राकृतिक केंद्र था उस पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप ईरान ने कतर पर हमला किया। अब इस पर तनाव बढ़ गया है। अब यूरोप देश इस बात को लेकर के चिंता में है, अगर गैस की आपूर्ति अवरुद्ध हुई तो उन पर ज़्यादा खर्च पर का बोझ बढ़ेगा। दूसरों से अब आयात करने में भी उनका बहुत $3 अरब से भी ज़्यादा का खर्च बढ़ेगा। अगर गैस का संकट पैदा होता है तो दुनिया कैसे चलेगी? ये बहुत बहुत सामने बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। और खाड़ी देश जिस तरह से हमले से नाराज हुए हैं, कल को खाड़ी देश भी कूदते हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। युद्ध के विस्तार की संभावना, अगर रशिया और चीन की बात करें, वो परोक्ष रूप से भले ही ईरान की मदद कर रहे हो, हालांकि वो खुलेआम युद्ध में नहीं आ रहे, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया की हालत क्या होगी? जी, ये आपका मतलब आज की सिचुएशन पे बेस्ड बहुत ही एक ज्वलंत सवाल है। इससे पहले आपने नाम लिया था हॉर्मुज़ का, और उसका थोड़ा-सा मैं बताते हुए आपका जी। जवाब दे देता हूँ। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का सबको पता है, जल डमरू जो है यहाँ से 20-30% जो तेल है पूरी दुनिया का यहाँ से जाता है, और इसका खुला रहना बहुत ज़रूरी है। और इस पे ईरान ने यही कहा है कि जो उसके दोस्त देश हैं, जैसे भारत है, उनके जहाज़ों को नहीं रोकेगा, ठीक है? लेकिन जो जिनको दुश्मन देश समझता है, जैसे भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान है, ठीक है? उसी तरह से ईरान जो है इसराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन देश समझता है। बाकी मैं तो आज की कॉस्मोपॉलिटन दुनिया में समझता हूँ कि दुश्मन समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे फ़ायदे लो, सबका फ़ायदा करो, क्योंकि दुनिया ऊपर वाले ने एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई है। क्योंकि मैं ये भी ठीक नहीं समझता, जैसे ईरान की तरफ से कहा जाता है डेथ टू यूएसए, डेथ टू इज़राइल, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। कोई नहीं मरता, ना ईरान मरेगा, ना इज़राइल, ना अमेरिका। लेकिन इन चीज़ों से ना रंजिश बहुत पैदा हो जाती है, दुश्मनी जी। पैदा हो जाती है। इनको अवॉइड करना चाहिए। हम तो यही राय देते हैं। और आपने बात करी कि गैस की, और हम अपने मुल्क में देख रहे हैं गैस के जो सिलेंडर हैं ₹60 उनके पैसे बढ़ गए, और भी आगे बढ़ने की संभावना है। तेल का भी यही हिसाब है। वैसे हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास 25-30 दिन, 1 महीने का हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। इतने हमारे पास जो है रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन इसमें देखिए, सब अफ़सोस की बात ये है कि हालाँकि ऐसा अभी दबाव नहीं पड़ा है। यूरोपियन कंट्रीज़ पे पड़ना शुरू हो गया है। जी। भारत अभी भी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, इन्होंने जो है हर चीज़ की, गैस सिलेंडर जो 1900 का आता था, कहीं सुन रहे हैं कि 2000 का, कहीं 4 साढ़े 4 हज़ार का आ रहा है। ये ब्लैक मार्केटियर्स पे हुकूमत को जो है अच्छा, फ़ौरन दबाव इन्हीं डालना चाहिए। सवालों के बीच हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष की बात कर रहे हैं कि जिस तालिबान को अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान मतलब उसे सपोर्ट देता रहा है, और उसने अपने इलाकों में, जब अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें थी तो पाकिस्तान का रवैया बहुत दोहरा था। आज तुलसी गबार्ड का बयान ये आया है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, परमाणु उसका कार्यक्रम जो है वो ऐसी मिसाइलें तैयार कर रहा है, हालांकि उसने चीन। अब सवाल ये है कि जो बोया है वो काटता है, लेकिन इस संघर्ष का प्रतिफल क्या होगा? हरीश भाई, देखिए ऐसा है, मैं किसी भी देश का दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि एक मैं बाशिंदा हूँ पूरी दुनिया का। ना मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ, ना इसराइल का, ना अमेरिका का।
मैं कहना चाहूँगा बड़ी सफाई के साथ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे। आज की तारीख में हिंदुस्तान को देख लो, हिंदुस्तान चाँद और सूरज पे जा रहा है, और पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, जो एक टेररिस्ट स्टेट करार दिया गया है, आज भी वो कश्मीर के बॉर्डर से हिंदुस्तान में नाकामी के साथ घुसने की कोशिश कर रहा है। अच्छा फिरोज भाई, अब आगे बढ़ते हैं। क्या जो ट्रंप है ये ईरान के, जैसे कहते हैं ना, मोजैक में जो उसकी स्ट्रेटजी है, मोजैक होता है कि आप जैसे बिल्डिंग में छोटी छोटी टाइलों से जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ी तस्वीर हम खड़ी कर देते हैं, ऐसा उसका डिफेंस सिस्टम है। तो क्या ट्रंप जो है वो ईरान के ट्रैप में तो नहीं फंस गए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं? देखिए, ट्रंप साहब को जिसने भी इस लड़ाई का मशवरा दिया था, मेरे ख्याल से वो ठीक मशवरा नहीं था, क्योंकि उसने ट्रंप साहब को ये समझाया कि अरे ये तो पगड़ी और दाढ़ी वाले लोग हैं, काला जुब्बा वो ओवरकोट पहनते हैं, इनका कुछ नहीं, ये तो चंद घंटों में जो है इनकी सरकार पलट दोगे ही नहीं। ईरान एक बहुत मजबूत मुल्क है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, 5-6 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और 45 साल से जब से उनको वो लग रहे थे सैंक्शंस, तो वो अपनी तैयारी कर रहे थे। उन्हें उन्हें इस बात का पता है कि ईरान उनका दुश्मन है। वो भी ईरान को अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, तो इसकी तैयारी इतने ही सालों से कर रहे थे। जब ख़मैनी साहब थे, रुहुल्लाह ख़ुमैनी, उनके टाइम से, बल्कि जो ईरान का जो शाह था रज़ा शाह पहलवी जी। उसके ही टाइम से मतलब ये चीज़ें शुरू हो गई थी, तब से ही तैयारी थी लड़ाई की। और ईरान के, आपने सही कहा कि जो मोज़ैक है इसमें ट्रंप साहब फंस गए हैं। ट्रंप साहब का भी अपना यह है कि बहुत बड़े, सबसे बड़े राष्ट्रपति हैं दुनिया के, लेकिन बड़े लाउबाली हैं, बड़े उल जलूल किस्म की बातें करते हैं, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। अरे उनको सीखना चाहिए, अपने जो बड़े बड़े जो नेता हैं, मोदी जी जैसे नेता से सीखना चाहिए। एक बुर्दबारी उनके मिजाज में होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए। मोदी जी को अपना दोस्त कहते हैं, सबसे अच्छा दोस्त, तो अपने दोस्त से कुछ सीखो भी ना। तो ये मतलब मुझे लगता है फंस गए हैं। अभी वो बात कर रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बात कर रहे हैं वो और नेतन्याहू साहब, कि कहीं अगर नक्शा ऊंच नीच होती है लड़ाई में, तो हम अपने एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अच्छा, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि भारत को कि ब्रिक्स का इस समय अध्यक्षता कर रहा है और वैश्विक मंचों का वो बहुत जबरदस्त भागीदार है। क्या ब्रिक्स समूह जो है, या मैं एक तरह से ये कह लें कि भारत जो है, युद्ध रुकवाने में कोई दखल देगा, या ऐसी कोई संभावना है कि भारत को इस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि रूबियो ने ही एक किसी जर्नलिस्ट से कहा था, उस बात को अमेरिका के मीडिया ने दबा रखा है। मार्को रूबियो ने किसी से ये बात कही थी, अगर ये युद्ध कोई रुकवा सकता है तो भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रुकवा सकते हैं। अब मुझे पता नहीं अमेरिका से खुल के बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका ने भी एक झूठ बोला था। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब सिंदूर हमारा चला था, तो वो ट्रंप साहब ने कहा कि अरे ये युद्ध मैं नहीं रुकवाता तो 2.5 करोड़ लोग मर जाते। इस तरह की जो बातें हैं, मतलब इस बात को तो वो कर दिया। तो मतलब ये भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। मोदी जी आज की तारीख में ग्लोबल लीडर हैं। आज आप दुनिया के सबसे बड़े, जैसे ट्रंप अपने को दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट मानते हैं, आप आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री माने जाते हैं। कोई माने या ना माने, हम लोग तो इस बात को मानते हैं और दुनिया के बहुत से लोग मानते हैं। आप आगे बढ़ जाइए। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये युद्ध रुकवा दिया, आपने कोशिश की थी रूस में और यूक्रेन में युद्ध रुकवाने की, नहीं हुआ, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये युद्ध आप रुकवा देते हैं तो जो आपका नोबेल प्राइज़ फॉर पीस है वो ट्रंप को ना मिलके आपको मिल सकता है। और मैं बड़ा सीरियसली कह रहा हूँ ये बात। मानवता की रक्षा के लिए और समूचे विश्व में शांति की स्थापना के लिए युद्ध का रुकना बहुत ज़रूरी है। फिरोज जी, स्टूडियो में आने, शुक्रिया मत करिए, अभी मेरे इस शेर की बात करिए जो मैं डिवोट करता हूँ। मतलब है ये, है तो ये बेसिकली
पंजाब केसरी पॉडकास्ट के लिए, पूरे सिस्टम के लिए पंजाब केसरी का जहाँ जहाँ है हिंदुस्तान में, दुनिया में, और मेरे भारत देश के लिए 2 लाइनें हैं। भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। फिरोज भाई, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त